नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के अपने तीसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। इस तीसरे अध्याय का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो पिछले भाग में हमने इन सामाजिक संस्थाओं में विशेषकर जाति की चर्चा प्रारंभ की थी और आज इस दूसरे भाग में हम जाति की ही चर्चा को जारी रखने वाले हैं। लेकिन इस भाग में हम विशेषकर चर्चा करेंगे उपनिवेशवाद और जाति की, यानी उपनिवेशवाद का जाति प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा या जाति प्रथा और उपनिवेशवाद में किस प्रकार का संबंध अब माना जाता है। ये सारी चर्चा हम इस भाग में करने जा रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता 1947, इसे हम एक विभाजन रेखा के रूप में समझ सकते हैं। तो जब हम जाति के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम स्वतंत्रता से पहले वाले काल और स्वतंत्रता से बाद के काल की बात कर सकते हैं। तो औपनिवेशिक काल यानी स्वतंत्रता से पहले वाला जो एक लंबा काल रहा, उसमें हम किस समय को रखते हैं तो सन 1800 से 1947 तक लगभग ये 150 वर्ष जो हैं वो आते हैं औपनिवेशिक काल के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरा काल माना जाता है स्वातंत्र्योत्तर काल। इस स्वातंत्र्योत्तर काल में हम 1947 से आज तक के लगभग 7 दशकों को शामिल करते हैं। तो जाति प्रथा के अध्ययन के दौरान हम 1947 को, यानी जो स्वतंत्रता का वर्ष था, उसे एक विभाजन रेखा के रूप में मान सकते हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों द्वारा मजबूती से आकार प्रदान किया गया। तो एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति का जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप में दोनों ही काल का योगदान माना जाता है। यानी औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन उपनिवेशवाद के फलस्वरूप हमारे यहाँ आए और उसके अलावा स्वतंत्र भारत में जो तीव्र गति से विभिन्न परिवर्तन हुए, उन दोनों का ही प्रभाव वर्तमान की इस जाति नामक सामाजिक संस्था पर मिलता है। जाति का वर्तमान स्वरूप, औपनिवेशिक काल में परिवर्तन और स्वतंत्र भारत में होने वाले परिवर्तन। तो आज की जो जाति नामक सामाजिक संस्था है हमारे देश में, वह इन दोनों ही मुख्य परिवर्तनों के कालों से गुजरी है। औपनिवेशिक काल में भी इसमें विभिन्न परिवर्तन हुए और इसी प्रकार स्वतंत्र भारत में जो कई सारे परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों का प्रभाव भी जाति नामक संस्था पर पड़ा है। विद्वान इस बात पर सहमत है कि औपनिवेशिक काल में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के साथ जाति व्यवस्था में भी प्रमुख परिवर्तन हुए। तो विद्वानों का इस बारे में एक ही मत है या सभी इस बारे में सहमत हैं कि औपनिवेशिक काल में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए और उन्हीं के साथ साथ जाति व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुछ विद्वानों का मत है कि जाति का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है। हाँ, कुछ विद्वान ऐसा ज़रूर मानते हैं कि जाति का जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप पर औपनिवेशिक काल की या उपनिवेशवाद की जो छाप है वो अधिक दिखाई देती है प्राचीन भारतीय परंपरा की तुलना में। तो एक इस प्रकार का विचार भी विद्वानों द्वारा प्रकट किया गया कि उपनिवेशवाद का जो प्रभाव पड़ा जाति संस्था पर, वो काफ़ी गहरा था, काफ़ी अधिक था। प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था की जटिलता को समझने का प्रयास किया। यदि हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या किया था, अपने देश पर यानी हमारे देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्यों से उन्होंने जाति व्यवस्था की जो जटिलता है हमारे देश में, उसे समझने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में देश भर की विभिन्न जातियों व जनजातियों की प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किए गए और रिपोर्ट तैयार की गई। तो
इस कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से ही उन्होंने हमारे देश की जो विभिन्न जातियां हैं और जो जनजातियां हैं उन सभी की अलग अलग प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में जानकारियां जुटाना प्रारंभ की, सभी के बारे में सर्वेक्षण करना शुरू किया और एक रिपोर्ट तैयार की विभिन्न जातियों और विभिन्न जनजातियों के बारे में। अनेक ब्रिटिश प्रशासक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ नृजाति विज्ञानी भी थे और उन्होंने सर्वेक्षण व अध्ययन कार्यों में रुचि ली। तो बच्चों ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश प्रशासक हमारे यहाँ राज कर रहे थे वो प्रशासनिक अधिकारी तो थे ही, लेकिन उनमें से कई उसके साथ साथ नृजाति विज्ञानी भी थे और इस कारण उन सभी ने विभिन्न सर्वेक्षण और अध्ययन कार्यों में काफ़ी रुचि प्रदर्शित की। लेकिन जाति के बारे में सूचना एकत्र करने का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास जनगणना के माध्यम से किया गया। यहाँ आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जाति के बारे में जो सबसे अधिक बड़ा प्रयास किया गया यानी जाति संबंधी सूचनाएं एकत्र करने के लिए सबसे बड़ा कार्य जो किया गया वो था जनगणना के माध्यम से। 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद कराई जाने लगी। यह खास बात आपको याद रखनी है कि 1881 से ही हमारे देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना प्रारंभ की गई और हर 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य नियमित रूप से किया जाने लगा। 1901 के हॉर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष महत्वपूर्ण थी। जाति के सामाजिक अधिक्रम की जानकारी इकट्ठी की गई, अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य तुलनात्मक ऊंच नीच का पता लगाया गया। तो 1901 में हर्बर्ट रिजले जी के निर्देशन में जो जनगणना का कार्य किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। जाति के सामाजिक अधिक्रम की जानकारी को इकट्ठा किया गया, यानी विभिन्न जातियों के मध्य जो तुलनात्मक ऊंच नीच थी हमारे देश में उसका पता लगाया गया। यानी इन्होंने विभिन्न जातियों की जो अधिक्रम है उसका निर्धारण किया कि किन जातियों को उच्च स्थान प्राप्त है, ऐसी कौन सी जातियां हैं जिन्हें निम्न स्थान पर रखा जाता है और किन जातियों के साथ कितनी ऊंच नीच का भेदभाव का जो चलन है वो व्याप्त है। जाति संस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो जाति संस्था के स्वरूप में जो परिवर्तन हुए औपनिवेशिक काल में, वहाँ दो मुख्य बातें याद रखनी है। एक था जातीय गणना का प्रारंभ, जैसा कि हमने देखा कि जनगणना के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जातीय गणना का भी प्रारंभ किया गया। जाति को अभिलिखित करना और साथ के साथ ही उन्होंने जातियों को अभिलिखित करना शुरू किया, यानी जातियों का जो अधिक्रम था उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड के रूप में रखना शुरू किया। औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी इस संस्था पर प्रभाव डाला। खास बात यह है कि औपनिवेशिक शासन द्वारा अन्य भी कई सारे हस्तक्षेप किए गए, कई सारे कार्य ऐसे किए गए जिनसे कि जाति नामक सामाजिक संस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन ने अपने अंतिम दौर में पदलित जातियों, उन दिनों इन्हें दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में रुचि दिखलाई। तो औपनिवेशिक शासन ने खासकर अपने अंतिम वर्षों में, यानी जब उनका हमारे देश में अंतिम दौर था, उस दौरान पदलित जातियों, ऐसी जातियां जिन्हें उस दौरान दलित वर्ग कहा जाता था, इनके कल्याण में विशेष प्रकार की रुचि दिखाना भी प्रारंभ की थी। इसी प्रयास में 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जातियों व जनजातियों की अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं
कि ब्रिटिश सरकार ने कई सारे ऐसे हस्तक्षेप किए जिनके कारण जाति की जो सामाजिक संस्था थी उसमें विभिन्न परिवर्तन हुए। उस क्रम में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो महत्वपूर्ण था। इसमें जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई और उन्हें वैध मान्यता यानी कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां शब्द अस्तित्व में आए और इसी अधिनियम के फलस्वरूप अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शब्द अस्तित्व में आए। जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थीं, जिनके साथ भेदभाव होता था, अर्थात सभी अस्पृश्य या अछूत जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो उस दौरान ये जो अभिलेख तैयार किए गए, वहाँ जातीय अधिक्रम में जो जातियाँ सबसे नीचे पाई गई, जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था, जिनके साथ अलग अलग प्रकार का भेदभाव किया जाता था, जिन्हें अछूत माना जाता था, ऐसी सभी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में रखा गया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन काल में जाति की संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अलग अलग कार्यों के कारण जो जाति की संस्था थी उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। साथ ही उस काल में पूंजीवाद व आधुनिकता के प्रसार के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व में तेजी से बदलाव आ रहे थे। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि उस दौरान औपनिवेशिक काल का जो पूरा समय था उसकी हम चर्चा करें तो संपूर्ण विश्व में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे थे, क्योंकि पूंजीवाद और आधुनिकता का तेज़ी से प्रसार हो रहा था। तो बच्चों, औपनिवेशिक काल में जाति के नए स्वरूप के जो कारण हैं उन्हें हम यहाँ पुनः दोहरा सकते हैं। तो क्या क्या वो कारण रहे? तो पहला था जातीय गणना में उनका अभिलेख। हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ही प्रथम जनगणना शुरू की गई और जनगणना के साथ ही जातीय गणना भी प्रारंभ की गई और जातियों का अभिलेख तैयार किया गया। उसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था संबंधी कानूनों में जो बदलाव हुए, उन कानूनों के अंतर्गत भी जाति विशेष के प्रति विशेष प्रकार के प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंचाई परियोजनाएं, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल में कुछ सिंचाई परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई और ये जो सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत थी इसने भी जाति व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा प्रभाव डाला। भारत सरकार अधिनियम 1935, हमने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही वास्तव में अनुसूचित जातियों की जो श्रेणी थी उसको वैध मान्यता प्रदान की गई और साथ के साथ विशेष जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया। पूंजीवाद व आधुनिकता का प्रसार, हमने जाना कि संपूर्ण विश्व में ही पूंजीवाद और आधुनिकता के प्रचार प्रसार के कारण परिवर्तन हो रहे थे और हमारे देश की जाति व्यवस्था पर भी इस पूंजीवाद और आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों, हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। हम अपने इस अध्याय को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।